कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल फैला हुआ हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल किया जाता है। चारों दिशाओं में मीलों तक फैला हुआ होने के साथ ही इसकी 1.3 अरब की पॉपुलेशन हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे बड़े देशों में एक बनाती है। अब जो देश साइज और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देशों में एक हो, उसके चारों कोनों को जोड़कर रखना और एक दूसरे से साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना एक बेहद मुश्किल काम नजर आता है। लेकिन इंडियन रेलवे पिछले कई दशकों से लगभग नामुमकिन नजर आने वाले इस काम को बड़ी आसानी से कामयाबी के साथ करती आ रही है। इसके लिए अगर दोस्तों इंडियन रेलवे को इंडिया की लाइफलाइन कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके हर कोने में अलग अलग दिखने और भाषा बोलने और पहनावे के लोग देखने को मिलते हैं। उसको मिलाने में इंडियन रेलवे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलग अलग प्रांतों को साथ लाना तो इंडियन रेलवे के बेहद अहम कामों में से एक है। इंडियन रेलवे मिडिल क्लास और लोअर क्लास का यात्रा करने का एक बेहद सस्ता और भरोसेमंद बनकर हमेशा से मौजूद रहा है। इतना ही नहीं, लंबे समय से ये भारत के लाखों नौजवानों के रोजी रोटी कमाने का एक बड़ा सा जरिया बना हुआ है। अब लोगों के रहने पहनने और ठहरने और खाने का इंतजाम कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी इतनी छोटी थोड़ी हो सकती है। यानी पूरे तरीके से ये कहा जा सकता है कि इंडियन रेलवे देश के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन शायद आज भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से अनजान है कि आज इंडियन रेलवे आज इस जगह पर पहुंची कैसे एक छोटी सी शुरुआत के बाद आज की दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में एक बनी किस तरीके से अंग्रेजों द्वारा चलाई गई रेलवे देश के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। ये एक बेहद दिलचस्प कहानी है और इस कहानी को समझने के लिए हमें ई रेलवे के इतिहास को समझना होगा, क्योंकि यह एक बेहद रोमांचक है। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, इसके लिए हम चलते हैं इंडियन रेलवे के इतिहास की सफलता, समझते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। दोस्तों आप सुन रहे हैं खास पेशकश, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्कू 512। साल 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों को आपस में जोड़कर जॉर्ज स्टीफेंसन ने दुनिया में रेलवे क्रांति की शुरुआत कर दी थी। जॉर्ज स्टीफेंसन ब्रिटेन के एक मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर थे, जिन्हें दुनिया भर में फादर ऑफ रेलवेज के नाम से जाना जाता है। स्टीम से चलने वाला रेलवे इंजन जब पहली बार पटरियों पर दौड़ा तो दुनिया के लिए ये एक अजूबे जैसा था। जल्द ही रेलवे जमीन पर लंबी दूरी तक सामान ढोने का सबसे बेहतरीन और किफायती जरिया बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी जगह मजबूती से बना ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जमीन पर पैदा होने वाली फसलों, मिनरल्स और मसालों को ट्रेड यानी व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को अब महसूस होने लगा था कि इंग्लैंड की तरह इंडिया में भी रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए, ताकि वो आसानी से इंडिया की जमीन पर पैदा होने वाले मिनरल्स, मसालों और दूसरे सामान को मुंबई और चेन्नई जैसे समंदर के किनारे बसे शहरों तक पहुंचा सके और साथ ही वहां से उन्हें विदेश भी भेज सकें। सोचने भर की ही देर थी। इसके बाद साल 1838 में इंडिया में रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। मद्रास शहर की रेड हिल्स में मिलने वाले लेटराइट पत्थर का इस्तेमाल उस दौर में रास्तों को बनाने के लिए किया जाता था। रेड हिल्स पर मिलने वाले इस पत्थर को लाने और ले जाने का काम बेहद मेहनत भरा होता था। इसलिए साल 1836 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे तैसे अपना काम चलाने के लिए रेलवे ट्रैक बनाने का काम शुरू कर दिया, ताकि लेटराइट पत्थर को रेड हिल्स से शहर तक लाया जा सके। इस रेलवे लाइन को बनाने का काम साल 1837 तक पूरा हो गया था। ये रेलवे लाइन पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन इसके बावजूद इसे इंडिया के रेलवे इतिहास की सबसे पुरानी रेलवे लाइन के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद मद्रास में शुरू हुई यह एक्सपेरिमेंटल रेलवे लाइन साल 1845 में बंद हो गई, लेकिन इसे एक काफी बड़ी सफलता माना गया। रेड हिल्स पर रेलगाड़ी से लेटराइट पत्थर के साथ साथ लोगों को भी लाने और ले जाने में ईस्ट इंडिया कंपनी को कामयाबी हासिल हुई थी। रेड हिल्स के इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से आने वाले वक्त में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ऑफिशियल रेलवे लाइन शुरू करने में कामयाबी हासिल की थी
और रेड हिल्स रेलवे लाइन पर चल रहे इस एक्सपेरिमेंट की देखरेख ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन कर रहे थे। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेड हिल्स पर रेलगाड़ी चलाने के लिए जिस इंजन का इस्तेमाल किया वो स्टीम से चलता था। रेड हिल्स रेलवे के सुपरवाइजर सर आर्थर कॉटन ने स्टीम इंजन को बेहतर करने का फैसला किया और लोकोमोटिव इंजन को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। सर आर्थर कॉटन के इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों की मदद से 22 दिसंबर 1851 को उत्तराखंड के शहर रुड़की में एक लोकोमोटिव इंजन तैयार करने में कामयाबी हासिल हो गई। स्टीम इंजन के मुकाबले लोकोमोटिव इंजन कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता था और साथ ही साथ एनर्जी का भी बेहतर इस्तेमाल करता था। रुड़की में बनकर तैयार हुए इस लोकोमोटिव इंजन को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन के नाम पर थॉमसन नाम दिया गया था। कुछ वक्त तक तो थॉमसन लोकोमोटिव इंजन गंगा कैनाल वर्क्स प्रोजेक्ट के काम में मदद करता रहा। गंगा कैनाल वर्क्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया जा रहा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके तहत गंगा और यमुना नदी के पानी की मदद से आसपास के इलाकों में खेती के लिए नहर बनाने का काम चल रहा था। लेकिन गंगा कैनाल वर्क्स प्रोजेक्ट में लगे हुए थॉमसन इंजन को अभी काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अचानक इंजन के बॉयलर में ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसकी वजह से ये इंजन तबाह हो गया। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से खराब होने से पहले थॉमसन भारत में अपनी तरह का पहला लोकोमोटिव इंजन बन चुका था। हालांकि अभी भी ऑफिशियली इंडिया में किसी भी किस्म की रेलगाड़ी में लोकोमोटिव इंजन का इस्तेमाल किया जाना बाकी था। तो दोस्तों, यहां हम कह सकते हैं कि साल 1850 तक भारत में रेलवेज सिर्फ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल तक ही सीमित थी और सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से नहीं जुड़ी थी। इसके अलावा रेड हिल्स रेलवेज और गंगा कैनाल वर्क्स प्रोजेक्ट में शामिल रेलवेज काफी हद तक एक्सपेरिमेंटल थी और पूरी तरीके से भरोसेमंद भी नहीं थी। लेकिन साल 1850 के बाद भारत में रेलवे की तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली थी। इस तस्वीर को बदलने में एक नए गवर्नर जनरल एक बेहद अहम भूमिका निभाने वाले थे और उन्हीं को आज इंडियन रेलवेज का फादर भी कहा जाता है। 1830 के बाद से ही इंडिया में अलग अलग लेवल पर रेलवेज को चलाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो चुके थे। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के ट्रैक्स और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल रेलगाड़ियों को चलाने की कोशिश भी की जा रही थी। साल 1840 तक आते आते इंग्लैंड और दुनिया के बाकी देशों की तरह इंडिया में भी रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई थी, जिसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कुछ सदस्य भारत में रेलवे लाइन बिछाने के सपोर्ट में थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स को भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह ब्रिटेन के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की भी भारत में रेलवे को लेकर राय बटी हुई थी। दरअसल ब्रिटेन के सामने भारत में रेलवे लाइन शुरू करने को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस तरीके से भारत में रेल चलाने के प्रोजेक्ट को किफायती तरीके से लागू किया जा सकता है, जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत के खजाने यानी पैसे भी कम से कम इस्तेमाल हों और रेलवे लाइन को बिछाने में लगी कंपनियां और बिजनेसमैन मुनाफा भी कमा सके। भारत में रेलवे की शुरुआत करने के लिए जितने भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने को राजी थे, उनकी शर्त यही थी कि उन्हें उनका यानी बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट वापस मिलने की गारंटी दी जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत में रेलवे की शुरुआत करने के लिए जो प्लानर्स और स्ट्रेटेजिस्ट मौजूद थे, वो चाहते थे कि किसी तरीके से रेलवे को इंपोर्ट के साथ साथ मिलिट्री में भी मददगार बनाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। इस सब के बाद भारत में रेलवे की शुरुआत को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी था कि क्या इतने बड़े इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के बाद भारत में रहने वाली जनता इस डेवलपमेंट को स्वीकार कर पाएगी? क्या भारतीय रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने वालों को उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल पाएगा? तो इस तरह से दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत करने में एक रिस्क तो था, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा मौका भी था। अक्टूबर 1847 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेड यानी सामान की लेन देन के रिश्ते के डिस्कशन के दौरान एक रिसर्च पेपर पेश किया गया। इस रिसर्च पेपर में कॉटन यानी कपास के व्यापार पर खास तौर पर ध्यान दिया गया था। इस पेपर में बताया गया कि कॉटन भारत के अंदरूनी हिस्सों में उगाया जाता है, जहां पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधा मौजूद नहीं है। ब्रिटेन को उस दौर में कॉटन की बहुत सख्त जरूरत थी
और अमेरिका से कॉटन की सप्लाई लगातार कम होने की वजह से इंग्लैंड में कॉटन की कीमतें आसमान छू रही थीं। इसके साथ साथ एक बात यह भी थी कि ब्रिटेन कॉटन के लिए सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं करना चाहता था और इसीलिए भारत से आने वाला कॉटन उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन जब तक भारत के अंदरूनी इलाकों में उगने वाली कॉटन समंदर के किनारे पहुंचती तब तक वो काफी खराब हो जाती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कोई अच्छी सुविधा वहां मौजूद नहीं थी। उस दौरान बैलगाड़ी ही कॉटन को शहरों तक पहुंचाने का इकलौता जरिया था और जब कभी सूखा पड़ता था या भुखमरी फैलती तो अक्सर गाड़ी खींचने वाले बैल भी भूख से मर जाते और कॉटन को शहरों तक पहुंचने में और ज्यादा वक्त लग जाता था। ऐसे में ब्रिटेन की सरकार और वहां के ट्रेडर्स को इस बात का एहसास होने लगा कि अगर भारत में रेल की शुरुआत हो जाती है तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। रेल की मदद से केवल कॉटन ही नहीं बल्कि और भी दूसरे रॉ मटेरियल ज्यादा तेजी के साथ समंदर किनारे बसे शहरों तक पहुंचाए जा सकते थे और वहां से फिर ब्रिटेन ले जाए जा सकते थे। दोस्तों, यहां पर इस बात को ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि उस दौर में कॉटन इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बेहद जरूरी मटेरियल था। ब्रिटेन शुरुआत से ज्यादातर कॉटन अमेरिका से हासिल करता था, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि केवल अमेरिका पर डिपेंड रहना उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। भारत में रेलवेज की शुरुआत करने के पीछे ब्रिटेन के लिए एक बड़ी वजह उसकी मिलिट्री भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा थी। इसीलिए भारत में रेलवे की शुरुआत करने से न केवल ब्रिटेन को व्यापार में फायदा हो रहा था बल्कि साथ ही साथ उसकी मिलिट्री के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना ज्यादा आसान और तेजी से मुमकिन हो सकता था। तो अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में धीरे धीरे ऐसे मेंबर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी जो भारत में रेलवे की शुरुआत करवाना चाहते थे। साथ ही साथ ब्रिटेन के कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी भारत में रेलवे की शुरुआत होने से अपना फायदा नजर आने लगा था। केवल ब्रिटेन में नहीं बल्कि भारत में काम करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से रेलवे की शुरुआत से भारत में कंपनी और ब्रिटिश अंपायर के लिए अपना शासन चलाना आसान हो सकता है। जिसके बाद भारत में रेलवेज की शुरुआत होनी चाहिए या नहीं, इस बात पर हो रही बहस को आखिरकार जिस इंसान ने खत्म किया उसका नाम था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 12 जनवरी 1848 से लेकर 28 फरवरी 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर तैनात रहे थे। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे से बहुत लगाव था और उनका यही लगाव भारत में रेलवे की शुरुआत की एक बड़ी वजह बना। दरअसल जैसे ही लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया के गवर्नर जनरल के तौर पर अपना पद संभाला, उन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत करने की कोशिशों को अंजाम देने का काम शुरू कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे की जरूरत बताते हुए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे की शुरुआत होने से भारत के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटिश आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी तेजी से और आसानी से पहुंच सकेंगे और शासन को भी ज्यादा बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का लिखा हुआ वो डॉक्यूमेंट आज इंडियन रेलवेज के इतिहास का सबसे अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के इसी डॉक्यूमेंट के साथ इंडियन रेलवेज की नींव रखी गई थी और भारत के इतिहास में एक नए और बेहद अहम दौर की शुरुआत हुई थी। यानी कि ऊंट गाड़ियों और बैलगाड़ियों के दौर से निकलकर भारत अब रेलवे के दौर में कदम रख रहा था, जिसे भारत की एक बिल्कुल नई सुबह के तौर पर देखा जा रहा। लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली इंडियन रेलवेज का इतिहास सच में बड़ा ही दिलचस्प है। दोस्तों, ये इंडियन रेलवेज हमारे देश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर है और इसी रेलवेज की वजह से देश में करीब 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इसी इंडियन रेलवेज के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश की है। हमने जाना कि कैसे इस रेल सिस्टम की शुरुआत साल 1854 में अंग्रेजों ने अपनी सुविधा और कामों को ध्यान में रखते हुए की थी, लेकिन सही मायनों में भारत की रेलवेज की जर्नी का नया चैप्टर आजादी के बाद से ही शुरू हुआ था। इंडियन रेलवे हमेशा से अपने पैसेंजर्स को उनकी आमदनी और बजट के हिसाब से सफर करने का मौका देती है। इसी को देखते हुए तो भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन में 3 क्लास रखे हैं। इनमें से पहला नॉर्मल क्लास है, जिसमें आम इंसान कम पैसे में टिकट खरीद कर सफर कर सकता है।
दूसरा है स्लीपर क्लास और तीसरा है एसी क्लास, जो कि 3 और अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है, यानी कि एसी फर्स्ट, एसी सेकंड और एसी थर्ड क्लास। किस तरह भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए कैसे कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, जिनमें घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करना आम आदमी के लिए एक बड़ा तोहफा है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि भारतीय रेलवे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है। आज के समय में भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइनों में से एक बन चुका है और भारत में अपनी रेलवे लाइनें करीब 64,000 किलोमीटर तक फैला चुका है। दोस्तों, भारत देश के लिए रेलवे सिस्टम क्या मायने रखता है, ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी इंडियन रेलवेज हमेशा घाटे में ही रहता है। इससे डेवलप करने के लिए कई बजट पेश किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक तो होती है, जिसकी वजह से ये मुसीबत देखने को मिलती है। इसलिए हम सभी को इस बात का थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि रेल हमारे देश और हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इसे संभाल कर रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन रेलवेज पर खास पेशकश। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और कितनी ज्यादा पसंद आई है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।